स्टूडेंट्स, तो अब जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमने देखा क्या होता था, ½ mv²। अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अगर बात किया जाए कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, तो देखो, कोई भी जो बॉडी है या सिस्टम है उसका एनर्जी यानी द एनर्जी पजेस्ड बाय का मतलब जो होता है उसके पास, बाय ए बॉडी और ए सिस्टम। तो कोई बॉडी है या सिस्टम है, उसके पास जो एनर्जी होगा किस कारण से होगा, तो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और यानी या कन्फिगरेशन। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी के उसके पोजीशन या कन्फिगरेशन के कारण से जो एनर्जी उसके अंदर पाया जाएगा उसको हम बोल देंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसे मान लो कोई बॉडी है, उससे अटैच है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग, ये है ब्लॉक, ये इससे अटैच है, राइट। तो अगर इस स्प्रिंग के अंदर तुम कंप्रेशन कर दो या इलांगेशन कर दो, दोनों का क्या मतलब होता है कि स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है उसको तुम अल्टर कर दो, चेंज कर दो, या तो खींच दो या दबा दो। तो जो इसके पास में ये जो सिस्टम होगा, ठीक है, उसके पास में जो एनर्जी होगा उसका नाम हम देते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी अब एनर्जी है, किसी भी काइनेटिक रहे पोटेंशियल है, जो भी एनर्जी है, तो एनर्जी क्या होता है, ये कैपेसिटी टू डू वर्क है, यानी काम करने की क्षमता है। यानी अगर कोई स्प्रिंग से अटैच है ब्लॉक, तो वो क्या कर सकता है उसके पास में, और स्प्रिंग में क्या है, या तो एक्सटेंशन है या कंप्रेशन है, तो उसके पास में कैपेसिटी होगा काम करने का, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल लो। तुम छत पे खड़ा है, तो तुम्हारे हाथ में एक पत्थर है, छत का हाइट मान लो h है, और ये नीचे कोई खड़ा है तुम्हारा पड़ोसी। तो जो पत्थर है जो h हाइट पे है रखा हुआ है, उसके अंदर अगर इसको गिरा दिया जाए तो क्या होगा, ये कुछ काम करके जाएगा, काम करेगा, काम तमाम करके जाएगा, जो भी करेगा। ये पत्थर जो किसी h हाइट पे रखा हुआ है, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका नाम हम देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा एग्जांपल देखो, कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये दो चार्ज पार्टिकल है, मान लो Q और ये है बरकत Q। इन दोनों के बीच में कुछ मान लो डिस्टेंस है, ठीक है, सर्टेन डिस्टेंस है। तो तुमको पता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल भी कंजर्वेटिव होता है, स्प्रिंग का फोर्स भी कंजर्वेटिव होता है। ये Q और Q जो सर्टेन डिस्टेंस पे है, इसके बीच में जो लगेगा उसका नाम हम क्या देंगे एनर्जी का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब एक बात ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तुमको नोट करना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, यानी फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी हैज नो मीनिंग। समझ रहे हो, केवल और केवल जो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है उसी के लिए डिफाइन होता है। तो अब मान लो कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है,
कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके लिए हम देखेंगे कि क्या होता है। तो जब हम बात करेंगे किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का, उसके लिए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए, ठीक है, हम अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम बोलते हैं D इंटू यू, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैपिटल U से दिखाते हैं। तो डी यू जो होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ जो सिस्टम होगा वो होता है माइनस एफ डॉट डी आर। और तुमको याद होगा एफ डॉट डी आर होता था वर्क, तो इसको हम डी डब्ल्यू बोल सकते थे, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी डब्ल्यू। तो अगर तुम पूरा डी यू का इंटीग्रेशन कर दोगे इनिशियल से लेकर फाइनल एनर्जी तक, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एफ डॉट डी आर, एक तो माइनस का साइन था ही, आर इनिशियल से लेकर आर फाइनल तक, यही तो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर डी यू को तुम डेल्टा यू लिखते हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो डेल्टा यू क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यही तो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। उसी का फार्मूला तुमने बता दिया कि आर इनिशियल से लेके आर फाइनल तक में अगर तुम एफ डॉट डी आर करते हो और एक माइनस का साइन लगा देते हो तो ये आ जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यानी अगर तुम इसकी बात करोगे u बराबर ये हो जाएगा माइनस एफ डॉट डी आर। क्यों, देखो तुम कुछ ना कुछ आर इनिशियल लेते हो और आर फाइनल लेते हो, तो जो रिफरेंस पॉइंट जनरली लिया जाता है, रिफरेंस पॉइंट जो लिया जाता है पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए, उसका इनिशियल हम ले लेते हैं इन्फिनिटी और फाइनल जो ले लेते हैं, ठीक है। और इन्फिनिटी पे जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं वो बोल देते हैं जीरो, क्योंकि ये इनफाइनाइट दूरी पे है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जीरो। और वहाँ से लेके किसी फाइनल डिस्टेंस आर तक लेके आते हैं जहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी को यू बोल देते हैं। तो ये जो यू हो जाएगा इधर से वो हो जाएगा यू बराबर एफ डॉट डी आर माइनस यू, एफ डॉट डी आर को हम बोल देते हैं माइनस डब्ल्यू। तो यानी अगर हम तुमको बोले जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, क्या बोला, जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी बॉडी और सिस्टम, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया इज द निगेटिव ऑफ वर्क डन, माइनस डब्ल्यू आया ना, वर्क डन किसके द्वारा, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इन ब्रिंगिंग इट, देखो ये लाइन अपने को याद रखना है, ये डेफिनेशन, इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम, इनिशियल कहाँ पे था, इन्फिनिटी टू द प्रेजेंट पोजीशन। यानी अगर तुमको हम किसी आर पॉइंट पे बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे कि वो पोटेंशियल एनर्जी वो होता है जितना वर्क हमको करना पड़ा उसका अपोजिट वर्क किस में करना पड़ा, तो कंजर्वेटिव फोर्स को करना पड़ा था, कहाँ से कहाँ तक लाने में, उस पार्टिकल को इनफाइनाइट दूरी से लेके आर दूरी तक लाने में जो काम करना पड़ा उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और क्या क्या पॉइंट होता है। तो अगर हम लोग देखते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, कुछ जो है नोट्स करके लिख लो अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। पहला पॉइंट क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो केवल और केवल किसके लिए डिफाइंड है, कैन बी डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स एंड इट शुड बी considered to be a property of entire system। जो सिस्टम है, बहुत सारे बॉडी से मिलकर जो सिस्टम बना है
क्योंकि उसके कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो प्रॉपर्टी किसका होगा, इंटायर सिस्टम का होगा, रेदर देन assigning it to any स्पेसिफिक पार्टिकल। यानी किसी एक पार्टिकल के लिए डिफाइन नहीं होगा, एक पार्टिकल का प्रॉपर्टी नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी पूरे सिस्टम का है। यानी क्या बोल सकते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो केवल और केवल डिफाइन होता है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, और ये जो है किसके लिए, ये जो दिस शुड बी कंसीडर टू बी प्रॉपर्टी ऑफ इंटायर सिस्टम रेदर देन, यानी ब्रिंग असाइनिंग इट टू एनी स्पेसिफिक पार्टिकल, यानी किसी एक पार्टिकल को नहीं बोल के ये सिस्टम का होगा। दूसरा बात क्या बोल सकते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस बात पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। तो जो तीसरा बात है क्या है, जो कंजर्वेटिव फोर्स अगर एफ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कंजर्वेटिव फोर्स अगर तुमको दिया हुआ है एफ, तो जो इसके द्वारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो एसोसिएटेड होगा इस फोर्स से, उसको अगर तुम बोल देते हो यू, तो ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है सिंगल वेरिएबल। कोई एक वेरिएबल ले लो, या तो सिंगल वेरिएबल ले लो, या तो आर या एक्स बोल दो, उसका फंक्शन होता है। यानी क्या बोल दिया, एफ जो होता है वो होता है माइनस डेल यू बाई डेल आर, या इसी को बोल सकते हैं माइनस डी यू बाई डी आर। आर को कोई एक्स भी लिखता है तो इसी को लिख देगा डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब हम लोग ये तो समझ गए कि एफ, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये जो तुमने लाइन लिखा है माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, इससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारे एग्जाम में सीधा सीधा। अब हम लोग अलग अलग तरह के पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखेंगे जो हमको देखने को मिलता है। तो सबसे पहला बात तो तुम समझते हो वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, हमने स्प्रिंग फोर्स देखा था, क्या होता था स्प्रिंग फोर्स, तो था माइनस के इंटू एक्स। और हमने ये भी देखा था जो वर्क डन होता है, जब हम वर्क कैलकुलेट कर रहे थे, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स का क्या फार्मूला निकाला था हमने। जब भी ये बोल रहे हैं स्प्रिंग फोर्स, तो हम आइडियल बात करेंगे, आइडियल स्प्रिंग की। यानी कौन सा, ये कंजर्वेटिव होना चाहिए, कोई लॉस नहीं होना चाहिए एनर्जी का फ्रिक्शन या किसी हीट में। तो वर्क डन बाय जो स्प्रिंग फोर्स होता था वो हमने निकाला था माइनस हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर। कब, जब एक्स क्या था, स्प्रिंग को हमने स्प्रिंग में स्ट्रेच दिया था, या तो कंप्रेशन या एक्सपांसन। तो इसका मतलब है अगर स्प्रिंग को उसके अनस्ट्रेच्ड पोजीशन को दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लेंथ बोलते हैं स्प्रिंग का, नेचुरल लेंथ, वहाँ से खींच के या दबा के उसको अगर हम x का कंप्रेशन या इलांगेशन देते हैं, लंबाई में बढ़ाते हैं या घटाते हैं बाय एक्स अमाउंट, तो क्या होता था, जो हमको वर्क डन करना पड़ता था वो होता था माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। और तुमको पता है जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है माइनस डब्ल्यू का, ये क्या आ जाएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आ जाएगा स्प्रिंग का वो क्या आ जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में। यहाँ पे के क्या है हमारा, के क्या बोलते हैं हम लोग, स्प्रिंग का कांस्टेंट बोल देते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम एक लाइन ये बोल सकते हैं कि जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव कि निगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव है, यहाँ भी प्लस है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अब जो नेक्स्ट टाइप का है वो क्या देखा था हमने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखा जाए, कोई भी दो पार्टिकल है, मान लो इसका मास है m1 और इसका मास है m2, ठीक है, जो कि कितने दूरी से सेपरेटेड हैं, r जो है डिस्टेंस है और सेपरेशन बिटवीन दीज टू पार्टिकल। इसका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है माइनस ऑफ g m1 m2 बाय r। यहाँ पे m1 m2 मास है, r क्या है, इनके बीच की दूरी है, और g जो होता है, g को हम नाम देते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट है तो इसका कुछ न कुछ तो मान होता ही होगा, वेरिएबल होता तो मान बदल रहा होता, कांस्टेंट है तो मान तो कुछ न कुछ होगा। फिर मान होता 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। हमसे याद रखना जो g का मान होता है वो होता है 6.67 उन्हें 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब देखो कोई भी एक बॉडी है, बॉडी जिसका मास दे दिया है तुमको m, उसको रेज किया यानी उठाया ऊपर, कितना हाइट तक, h हाइट तक, कहाँ से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से उठाए। तो अगर तुमको हम बोलें जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बताओ, हमेशा सिस्टम, सिस्टम क्या है, सिस्टम यहाँ पे है अर्थ प्लस जो बॉडी था तो ये है, दोनों मिल के बनाता है सिस्टम। ये जो डेल्टा यू आता है वो आता है mgh डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बाय कैपिटल R। अब तुम पूछोगे ये एच आर क्या है, h तो हमने तुमको बता दिया ये हाइट है, तो R जो है रेडियस ऑफ अर्थ है, क्या है R, रेडियस ऑफ अर्थ। तुमको पता है अर्थ का रेडियस तो बहुत ज़्यादा होता है, उसके सामने तुम कोई भी बॉडी को कितना ही उठा दोगे यहाँ से, यानी जो भी हाइट तुम लेके जाओगे वो तो काफ़ी छोटा होगा r से, यानी h को अगर r से डिवाइड करोगे तो बहुत छोटा निकल के आएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। इसको इग्नोर किया जा सकता है एक के सामने। तो ये वाला अगर तुम इग्नोर कर दोगे, h बाई r को अगर तुम लगभग 0 मान लोगे तो डेल्टा u हो जाएगा लगभग mgh के बराबर। और याद करो तुम लोग हमेशा जब भी पोटेंशियल की बात आता है, h हाइट उठाते हो तो तुम लोग mgh लिख देते हो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी बॉडी का h हाइट पे, वो क्या है एक्चुअली, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम है। अब ऐसा u बराबर mgh कब लगाओगे, जब हाइट जो उठाया है वो धरती के रेडियस के मुकाबले काफ़ी कम होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। अब ठीक है, इससे आगे अगर जानकारी लेना होगा तो हम ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में। अब बात निकल के आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नाम से ही लग रहा है, जब दो चार्ज होंगे, एक पे चार्ज है Q1 दूसरे पे चार्ज है Q2, इनके बीच की दूरी है r, तो इनका जो, ठीक है, और ये किस में रखा हुआ, मान लो ये वैक्यूम में रखा हुआ है, ठीक है, यानी यहाँ पे कोई भी एयर नहीं है, ये वैक्यूम है। वैक्यूम का स्पेलिंग देखो VACWM, बहुत लोग गलत लिखते रहते हैं। तो वैक्यूम में रखा हुआ है, जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा K Q1 Q2 बाय R, और इस K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K कांस्टेंट है, उसका मान हो जाता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। K क्या है, K अपना कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। अब हम कुछ पॉइंट देखेंगे। तुमने क्या देखा, पहला जो पॉइंट देखा वो तुम बोले जो इलास्टिक है पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, यस, अगर स्प्रिंग में कोई भी इलांगेशन ना हो। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो सकता है, यस हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, नहीं। यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। क्यों,
हाफ के एक्स स्क्वायर होता था ये। और अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए बात करेंगे? जब भी बात करेंगे स्मॉल हाइट पे लेके जाएंगे तभी। तो U बराबर क्या होता था? mgh, यहाँ पे mgh। तो ये क्या क्या हो सकता है, ठीक है। देखो अगर इसका हाइट जो है, हाइट पे डिपेंड करेगा क्या चीज़, h क्या था यहाँ पे, ये था चेंज इन हाइट ऑफ पार्टिकल। कहाँ से नापते थे? धरती के सरफेस से, ठीक है। जब भी कोई रिजिड बॉडी आएगा, एक बात ध्यान में रखना, अब रिजिड बॉडी क्या होता है, इस पर भी अपना एक पूरा चैप्टर है, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। तो रिजिड बॉडी जो आएगा उसका हाइट जो देखोगे, हाइट में चेंज, वो कहाँ से देखोगे? उसके सेंटर ऑफ मास से देखा जाएगा हाइट का कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। अब देखो हम लोग जब निकालते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको हम क्या बोले थे? ये होता था निगेटिव ऑफ क्या चीज़? वर्क डन, इसके द्वारा बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक था। यानी हम क्या बोलते थे, जो डेल्टा यू होता था वो माइनस डब्ल्यू के बराबर होता था। अब समझो अगर वर्क डन जो है वो आता है निगेटिव, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी डेल्टा यू अगर पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब होता है कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल जो है पॉजिटिव है। यानी जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से। यानी जो सिस्टम है उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मान लो कोई भी एक बॉल है, ठीक है, पहले ज़मीन पे रखा हुआ था, उसको तुम लेके गए कहाँ पे? उसको सम हाइट पे लेके गए, यहाँ से उठा के तुम लेके चले गए बॉल को, यहाँ पे उठा के कुछ हाइट h। तो तुम जानते हो कि जो वर्क डन बाय कौन? ग्रेविटी, वो होता है निगेटिव। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा पॉजिटिव। यानी ये जो बॉल है, ये जो यानी डेल्टा यू आएगा पॉजिटिव। यानी जो बॉल का पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल विल इंक्रीज। सही बात है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ जो बॉल होगा वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। और देखो अगला पॉइंट हमने क्या देखा था? फोर्स बराबर क्या था? माइनस डी यू बाई डी आर। यानी इससे तुम क्या बोल सकते हो? डी यू, यू कैपिटल लिखना, बोल सकते हो कि जो तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्स है ऑलवेज एक्ट करेगा इन अ डायरेक्शन वेयर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज्ड। नहीं समझे? अगर कोई बॉल h हाइट पे रखा हुआ है, h हाइट पे रखा हुआ है कोई, देखो ये पार्टिकल मान लो था h1 हाइट पे, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे आ गया, कहाँ पे? h2 हाइट पे आ गया, यहाँ से पहले था यहाँ पे आ गया। तो तुमको पता है यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी था 1, वो ज़्यादा था क्योंकि हाइट ज़्यादा था। एक बात बताओ, जब पोटेंशियल एनर्जी फोर्स किधर लग रहा है? इधर पे mg, नीचे की तरफ लग रहा है। यानी जो फोर्स है वो उस डायरेक्शन में लग रहा है जहाँ पे नीचे की तरफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो जो फोर्स होता है वो ऑलवेज उस डायरेक्शन में लगता है जहाँ पे
पोटेंशियल एनर्जी जो है सिस्टम का वो क्या हो, डिक्रीज हो। तो नीचे जाने पे डिक्रीज होता है, इसीलिए ग्रेविटेशन फोर्स किधर लगता है, नीचे की तरफ। यानी तुम क्या बोल सकते हो, जो फोर्स होता है, द फोर्स ऑन द बॉल, कौन सा फोर्स, इसका खुद का वेट जो है वो एक्ट्स यानी काम करता है इन ए डायरेक्शन वेयर इट्स पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जाने पे डिक्रीज हो रहा है। तो ये बात ध्यान देने का था। इसी सब को क्या करता है, एमसीक्यू में डाल देता है, तुमको खुद से सोचना रहता है कि फोर्स उस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इधर पोटेंशियल एनर्जी जो है सिस्टम का वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब देखो एक चेन है जिसका मास m है, लेंथ l है, उसको 3 अलग अलग पोजीशन में रखा हुआ है। यहाँ पे देख रहे हो तुम, ये है चेन, ये है चेन, ये है चेन। h इजिकल टू 0 लेना है तुमको ग्राउंड पे, यानी यहाँ पे अगर तुम h 0 लोगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या आ जाएगा, mgh 0। तो बोल रहा है बताओ ऑन द ग्राउंड फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन इन 3 केस, तीनों केस में तुमको पोटेंशियल एनर्जी बताना है। देखो पहला केस ले लो ए का। अब तुमको हमने बोला था जो भी रिजिड बॉडी होगा, यानी जो भी एक्सटेंडेड बॉडी होगा, लंबा बॉडी रहेगा या एक्सटेंडेड बॉडी रहेगा, उसका तुमको क्या देखना रहता है, हाइट में उसका सेंटर ऑफ मास देखना रहता है। अब ये क्या होता है, उसके ऊपर भी हमारा एक पूरा चैप्टर है सेंटर ऑफ मास, बट तुम जस्ट मान के चलो कि ये रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में रहेगा, अगर ये सिमेट्रिक है तो यहाँ पे है पूरा का पूरा चेन का हर एक पार्टिकल ग्राउंड पे है। तो पहले केस में हाइट ऑफ चेन क्या है, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है U वो भी क्या हो जाएगा, 0। दूसरे केस में बी में अगर तुम देखोगे तो पूरा का पूरा चेन h हाइट पे रखा हुआ है, तो हाइट जो है चेन पूरा का पूरा वो कितना है, h, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो क्या आ जाएगा, mgh। तीसरे केस की बात करो, ये पूरा का पूरा चेन नहीं है h हाइट पे, पर ये h हाइट है, ये लेंथ अगर l है l, ये पूरा का पूरा चेन l हाइट पे रखा है क्या, नहीं। तो हम इसके बीच वाले पॉइंट जो सेंटर होता है उसको देखेंगे। सेंटर कहाँ पे होता है, बीच में, बीच में, बीच में। तो उसका हाइट कितना है, उसका हाइट है आधा, l/2। अब जब हम mgh लगाएंगे तो यहाँ पे h जो लगाएंगे सेंटर ऑफ मास का वो क्या लेंगे, l/2। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा भैया, mg l/2। इसको एक और तरीके से देख सकते हो, देखो ये रॉड का 2 एंड है, तो इस वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का आधा आधा ले लो, तो ये ग्राउंड पे है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। ये h हाइट l हाइट पे है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mg × l, क्योंकि ये लेंथ l दिया है रॉड का। एवरेज अगर तुम ले लेते हो तो क्या आ जाएगा, mgl + 0/2 क्या आ जाएगा, mgl/2। इस हिसाब से हम देखते हैं। दूसरा चलो क्वेश्चन दिया है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन ए पोजीशन ए इज 40 जूल। पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना है, -40 जूल। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जब लेके जाता है, ए से लेके जब बी तक जाता है तो जो वर्क डन करना पड़ता है ए से लेके बी तक जाने में, उसका मान है -20 जूल। तो तुमको पूछ रहा है, तो ये जो वर्क डन है यहाँ से यहाँ जाने में इसको -20 जूल का काम करना पड़ता है। तुमको पूछ रहा है यहाँ पे पोटेंशियल बता दो बी पे, यहाँ पे पोटेंशियल यू ए का मान है -40 जूल, यू बी का पूछा है, और यहाँ से जहाँ जाने में जो वर्क डन है वो है -20 जूल। हम जानते हैं जो वर्क डन होता है ए से बी तक जाने में वो पोटेंशियल एनर्जी के निगेटिव होता है, चेंज के निगेटिव।
ये हो जाएगा माइनस ए से बी जाने में, तो फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस माइनस लगा दूँगा अंदर ले जाओगे तो यू ए माइनस यू बी हो जाएगा। कुल मिला के जो बात आता है वो हमको पता है कि जो यू बी होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा यू ए माइनस वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। तो यू ए कितना था, -40 था, और माइनस वर्क डन कितना था, तो -20, ये आ जाएगा -20 जूल। यानी यू बी का मान कितना आ गया, -20 जूल। खाली याद क्या रखना था, डेल्टा यू बराबर -W याद रखना था, और डेल्टा का मान होता फाइनल माइनस इनिशियल, ये याद रखना था। बाकी तो काम हो ही जाता है। अब देखो हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। 3 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। सबसे पहली बात, इक्विलिब्रियम तुमने सुना होगा ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ये कब होता है, जब नेट फोर्स जो होता है किसी भी बॉडी पे वो हो जाए 0, यानी सारे फोर्स आपस में एक दूसरे को खा जाए, तो ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, यानी ये यहाँ से खिसक के यहाँ तक ट्रांसलेशन अब नहीं कर सकता, तो नेट फोर्स 0 है। जस्ट इमेजिन करो ये ब्लॉक है, इसको तुम इधर से 10 न्यूटन से धक्का मार रहे हो, उधर से तुम्हारा भाई इसको 10 न्यूटन से धक्का मार रहा है, तो ब्लॉक कहाँ पे जाएगा, कहीं नहीं। यानी लेकिन अगर ये 20 से मारने लगा तो तुम्हारी तरफ आ जाएगा। तो ट्रांसलेट कराने के लिए तो तुमको अनइवन फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर सेम फोर्स मिलके एक दूसरे को कैंसिल कर दें तो ये तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यानी जो नेट फोर्स है बॉडी पे वो 0 हो जाएगा। अगर तुमको फोर्स जो दिया हुआ है वो कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव फोर्स दिया हुआ है, तो फोर्स बराबर तुम लिख देते थे -du/dr, इक्वेशन निकाल देते जहाँ पे u क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। अगर फोर्स 0 है तो du/dr 0 होगा, माइनस वाला, माइनस से क्या मतलब है। और d/dr तुम जानते हो, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन 0 आता है किसी भी चीज़ का, पोटेंशियल का, ये कब होता है, जब ये कांस्टेंट हो जाए कोई टर्म, जिसका डिफरेंशिएशन, अगर u का डिफरेंशिएशन 0 आता है, इसका मतलब कहोगे कि u में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी u क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये बात समझ रहे, यानी u क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो तुम u और r ग्राफ बनाओगे, u और r ग्राफ बनाओगे, उसका जो स्लोप होगा, स्लोप का मतलब क्या, du/dr क्या होता है, स्लोप भी होता है किसका, u और r ग्राफ का। जैसे तुम वेलोसिटी बोलते थे dx/dt, तो ये अगर x और टाइम ग्राफ देता था उसका स्लोप निकाल देते थे। यही तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है। अगर तुम्हें नहीं पता तो कहाँ जाओगे, बेसिक मैथ दोबारा से देखोगे डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो अगर du/dr 0 है, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि अगर u और r ग्राफ दिया हो, इसका स्लोप हो जाएगा 0। समझ रहे, अब स्लोप 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, वो या तो मैक्सिमम होगा यहाँ पे, या मिनिमम होगा, या कांस्टेंट होगा। इस 3 में से कोई होगा। इस तीनों केस को एक जनरल नाम दिया जाता है, ऑप्टिमम होगा। यानी जहाँ पे स्लोप 0 हो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ऑप्टिमम होगा। यानी क्या होगा, या तो मैक्सिमम, या मिनिमम, या कांस्टेंट। तो देखो इसी पे सिचुएशन को देखते हुए इक्विलिब्रियम को 3 टाइप बोला जाता है। इक्विलिब्रियम है यानी फोर्स तो 0 है, ठीक है। तो 3 टाइप क्या होता है इक्विलिब्रियम का, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और
और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये 3 टाइप होता है। अब देखेंगे इसके बारे में क्या होता है। तो अब समझो, इक्विलिब्रियम के लिए तुमको हमने बोला F बराबर क्या है, 0, यानी du/dr क्या है, 0। ये समझ गए। अब जस्ट एक सिचुएशन देखो, ठीक है। बॉल है, 3 केस तुमको दिखाएंगे। ये है, यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है, दूसरा जो बॉल है वो इसके ऊपर रखा हुआ है, और तीसरा जो बॉल है वो ज़मीन पे, सीधा ज़मीन पे रखा हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारा बॉल है, वो इनसाइड किसके रखा हुआ है, ए स्फेरिकल सेल, क्योंकि स्मूथ है, ऑब्वियसली स्मूथ दिया हुआ है, फ्रिक्शन नहीं है। दूसरा केस क्या है, तुमको जो बॉल है इज प्लेस्ड ओवर, अभी इनसाइड नहीं है, ये बाहर है, ओवर स्मूथ स्फीयर के ऊपर में बॉल रखा हुआ है। ये तुम्हारा है स्फेरिकल सेल, और ये है तुम्हारा छोटा वाला जो है वो है बॉल। और जो तीसरा केस है उसमें क्या है, उसमें जो बॉल है इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। देखो यहाँ पे जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, जस्ट इमेजिन करो कटोरा में एक तुमने बॉल रख दिया है, और तुम इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करोगे या छोड़ दोगे, ये क्या करेगा, वापस लौट के आ जाएगा। या थोड़ा सा इधर ले जाके छोड़ दोगे, वापस से आ जाएगा मीन पोजीशन पे। यानी ये जो इसका सेंटर पोजीशन है मीन, उस पर लौट के आ जाएगा अगर तुम इसको अपने से थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे तो। इस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बोला जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस वाले में थोड़ा सा अगर तुमने डिस्टर्ब किया नीचे, ये ढुलक के चला जाएगा जहाँ इसको जाना है वहाँ, वापस आएगा क्या, नहीं। तो ये तो है वापस नहीं आएगा अगर डिस्टर्ब किया तो, वापस नहीं आएगा अगर जो मीन पोजीशन था उससे डिस्टर्ब किया तो। इसको हम बोल देते हैं अनस्टेबल। ये थोड़ा सा क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये यहाँ पे रखा है, इसको ढुलका के थोड़ा सा यहाँ डाल दो तो यहीं रुक जाएगा, यहाँ से थोड़ा डाल दो यहाँ चला आएगा, जहाँ ले जाके छोड़ दो तो वहीं रह जाएगा। तो तीसरा वाला को हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, कि जहाँ ले गए वहीं रह गया, जहाँ ले जाओ वहीं रह जाए। तो अब बात करेंगे तीनों में क्या अंतर है। तीनों ही कैसा है, इक्विलिब्रियम है। स्टेबल कहो या अनस्टेबल कहो या न्यूट्रल कहो, तीनों केस में जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, 0, क्योंकि ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब बात निकल के आता है कि du/dr तो तीनों में 0 होगा, क्योंकि फोर्स 0 तो du/dr 0, यानी जो स्लोप du/dr का मतलब क्या, स्लोप ऑफ ur ग्राफ क्या होगा, 0। यानी u और r के बीच में ग्राफ बनाओगे तो उसका स्लोप तीनों केस में क्या आएगा, 0। अगर इसको मीन पोजीशन से हटाते थे तो इसके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता था, वापस लौट के आता था। इट हैज ए टेंडेंसी टू ब्रिंग द बॉडी बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी जब भी इसको तुम डिस्प्लेस करते हो इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स काम करना शुरू हो जाएगा, तो इसका रीस्टोर कर देगा जो पुराना पोजीशन था उसको। अनस्टेबल में क्या होता है,
तुम हटाए तो ये खुद से भागते चला गया, यानी नेट फोर्स जो था वो क्या था, बॉडी जो इसको जिधर की तरफ डिस्प्लेस किए उधर के ही डायरेक्शन में अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम लेके चला जाएगा। देखा था तुमने इसके ऊपर, ये अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम लेके चला गया नेट फोर्स। न्यूट्रल में क्या था, जब इसको तुम अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस करते थे तो इसका कोई ना तो टेंडेंसी वापस आने का था और ना तो दूर जाने का था। भैया ये जहाँ रख दिए वहीं रह गया बोरी की तरह। ठीक है, तो ये क्या था, इक्विलिब्रियम न्यूट्रल। पोटेंशियल एनर्जी देखो, स्टेबल के केस में जो होता है पोटेंशियल एनर्जी वो मिनिमम होता है। अब मिनिमम मतलब मिनिमा, अब मिनिमा निकालने के लिए डबल डिफरेंशिएशन क्या होता था, पॉजिटिव। तुमने बेसिक मैथ में पढ़ा था कि जब मैक्सिमम या मिनिमम निकालना था तो du/dr 0 रखता था और दोबारा डिफरेंशिएशन करके अगर ये पॉजिटिव आ जाता था तो ये मिनिमा होता था, और अगर ये d2u/dr2 निगेटिव आता था तो ये क्या होता था, मैक्सिमा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा उस पे एनर्जी जो होगा वो होगा मिनिमा, तो यानी d2u/dr2 क्या होगा, पॉजिटिव। अनस्टेबल पे जो एनर्जी होता है पोटेंशियल वो होता है मैक्सिमा, तो यहाँ पे d2u/dr2 क्या होगा, निगेटिव। यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहता है तो कोई चेंज नहीं, तो दो बार डिफरेंशिएशन करो तो भी 0 ही आएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में जब इसको तुम इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हो तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जाता है, समझे। लेकिन अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में तुम इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे चला जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, ये जहाँ था वहीं रह जाएगा, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल रिमेन एट द सेम लेवल। किस केस में, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में। जैसे देखो तुमको हमने क्या बोला, मान लो हम तुमको बोलते हैं दो ग्राफ देते हैं, ठीक है। ये एक ग्राफ है, ये फोर्स और आर के बीच का ग्राफ है। यहाँ से यहाँ ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ऐसे। फोर्स और आर के बीच में ग्राफ है। 3 पॉइंट बता देते हैं, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी और यहाँ पे है डी। तो पोटेंशियल का ग्राफ भी ड्रॉ कर देते हैं, यू और आर के बीच का ग्राफ। तो मान लो ये यहाँ से शुरू हुआ, ऊपर गया, नीचे गया, ऐसा कुछ तो ग्राफ दिया हुआ है। ये है पोटेंशियल का ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हमने ए बी सी डी डाल दिए। अगर तुम पॉइंट ए की बात करो, ए वाले पॉइंट पे फोर्स क्या है, 0 है। फोर्स 0 यानी du/dr क्या होगा, 0, यानी u क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ए को क्या कह दोगे, u जब कांस्टेंट रहे क्या बोल दोगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर पॉइंट बी की बात करोगे और पॉइंट डी की, दोनों की बात करोगे एक साथ, तो डी वाला और डी वाला जो पॉइंट है, इस ग्राफ में देखो पहले एफ वाले ग्राफ में, डी वाला, उधर मत जाओ यू में, बी और डी वाले पॉइंट पे अगर तुम बात करोगे तो यहाँ पे भी फोर्स तो क्या है, 0 है, ठीक है। फोर्स क्या है, 0 है, यानी du/dr क्या है, हम तुमको बोल रहे हैं कि पोटेंशियल जहाँ पे मैक्सिमम आ जाए तो वो होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल जहाँ पे मिनिमम आ जाए वहाँ पे ये क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और पोटेंशियल जहाँ पे क्या रह जाए, कांस्टेंट,
क्या हो जाएगा ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। चलो अगर तुम ये पोटेंशियल और आर की ग्राफ देखोगे तो बी वाले पॉइंट पे और डी वाले पॉइंट पे, बी और डी इस ग्राफ से फोर्स का ग्राफ देखा तो बी और डी पे फोर्स का मान तो 0 था, और जब पोटेंशियल का ग्राफ देखा तो बी और डी पे क्या था, पोटेंशियल सबसे ज़्यादा था, मैक्सिमम था, ऊपर की तरफ जा रहा था मैक्सिमम। तो बी और डी पे मैक्सिमम है और फोर्स 0 है, तो मैक्सिमम होगा तो बी और डी को तुम क्या बोल दोगे यहाँ से कि चूँकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर पॉइंट सी पे देखो तो सी वाले पॉइंट पे फोर्स तो है 0, यानी du/dr हो गया 0 पहले ग्राफ से। तीसरे ग्राफ में देखोगे तो यहाँ पे ये मिनिमम एनर्जी है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है U जो है एट सी वो क्या है, मिनिमम है। यानी सी कैसा केस होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हो जाएगा। क्या चीज़, सी। अब देखो एक पॉइंट समझो कि ये वाला है तुम्हारा एक, ये दीवार से तुमने एक पेंडुलम को टांग दिया है, जो गेंद है ये रस्सी है, ये अपना ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, ऐसा ऑसिलेट कर रहा है पेंडुलम, यहाँ से वहाँ जा रहा है, वहाँ से वहाँ जा रहा है। या तुमने एक कटोरे के अंदर गेंद को रख दिया था और थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया था ऊपर, तो ये यहाँ पे गया और वापस आया, फिर यहाँ गया वापस आया, यानी मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, इसके अबाउट मीन पोजीशन के अबाउट। तो जो भी ऑसिलेशन होता है किसी बॉडी का वो टेक्स प्लेस अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर पेंडुलम का देखोगे तो ये अपने लोवेस्ट पॉइंट के अबाउट ही ऑसिलेट करेगा, जाएगा आएगा जाएगा आएगा। अगर हमने जो पहले बनाया था स्फेरिकल सेल के अंदर बॉल, तो वो भी अपने जो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन है उसी के अबाउट ऑसिलेट करेगा। ये पॉइंट क्या था हमारा, नीचे वाला पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान से देखो, ये पीछे वाले हमने बनाए थे इधर पे, ये क्या था, ये स्टेबल था जब बॉल बीच में रखा हुआ था। तो जब भी ये ऑसिलेशन करेगा ये अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट ही ऑसिलेट करेगा, ठीक है। इसके बाद ग्राफ मान लो दिया हुआ है एफ और आर के बीच में, वो कैसा है वो हम बताते हैं। एफ और आर के बीच में जो ग्राफ दिया है वो ऐसा है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे दिया है R1, इसका दे दिया है R2, इसका दे दिया है R3, ठीक है। तो तुम देखो ये तीनों ही केस में यहाँ पे 0 है, यानी फोर्स 0 कहाँ कहाँ पे है, R=R1 रख दो या R2 रख दो या R3, तीनों ही केस में फोर्स का मान वाई एक्सिस पे देखोगे तो 0 है, यानी फोर्स 0 है, यानी बॉडी यहाँ पे किस अवस्था में रहेगा, इक्विलिब्रियम के अवस्था में रहेगा। लेकिन ये जो 3 पॉइंट है ना, वो तीनों पे अलग अलग तरह का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, अलग अलग तरह का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर तुम R=R1 पे देखोगे तो कोई गेस करके बताओ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम होगा वो अनस्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि इफ वी डिस्प्लेस, अगर हम बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, बॉडी स्लाइटली दाईं तरफ राइट वर्ड्स, यानी अगर तुम R1 से थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट करोगे तो फोर्स क्या मिल रहा है तुमको, पॉजिटिव मिल रहा है। वाई एक्सिस पे फोर्स देखो तो फोर्स क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव।
यानी जिधर मोशन है उधरे के तरफ फोर्स लगने लगा। ये फोर्स जो बॉडी पे एक्ट करने लगा, फोर्स जो है एक्टिंग ऑन बॉडी, क्या हो गया? पॉजिटिव। ये क्या करेगा? अब जिधर के तरफ मोशन था उधर ही ले जाने लगेगा, यानी अवे फ्रॉम R1 ले जाने लगेगा। तो ये जब इक्विलिब्रियम से हटाने पे दूर ही ले जाने लगता था, उसका नाम हम देते थे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। ये हो गया। जब R इक्वल टू तुम R2 देखोगे तो थोड़ा सा तुम इसको क्या करो, डिस्प्लेस करो, किधर की तरफ? राइट की तरफ, यानी पॉजिटिव R की तरफ। तो फोर्स क्या हो जा रहा है जो बॉडी पे एक्ट करने लगा, वो नीचे चला गया। R इधर गए तो फोर्स निगेटिव मिलने लगा तुमको, तो फोर्स हो गया निगेटिव, यानी मोशन के कैसा ये लगने लगा? अपोजिट डायरेक्शन में। मोशन में कैसा लगने लगा? अपोजिट डायरेक्शन में। इसका क्या मतलब है कि तुम अपोजिट, तुम इधर घिसका रहे हो, फोर्स अपोजिट लग रहा है, यानी किस तरीके का फोर्स है? ये रीस्टोरिंग फोर्स है। रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता था? इसको वापस अपने पोजीशन पे लेके चला जाता था। कब? जब ये होता था स्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरा पॉइंट देखो, R3। R3 के बाद का ग्राफ ऐसा है, 0 हो जाता है फोर्स। तो एट R इक्वल टू जब R3 देखोगे, R3 पोजीशन पे, तो ये जो इक्विलिब्रियम होगा वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। क्यों होगा न्यूट्रल? क्योंकि अगर तुम बॉडी को डिस्प्लेस करते हो राइट की तरफ, ठीक है, राइट की तरफ या राइट वर्ड्स या लेफ्ट वर्ड्स, अब यहाँ लेके आओ, मान लो इधर लेके जाओ, इधर लेके जाओ। R3 यहाँ पे पॉइंट पर नहीं है, बीच में है कहीं पे, समझो R3 यहाँ पे है, इस पॉइंट पर नहीं है, बीच में। तो R3 के बाएं जाओ या दाएं जाओ, फोर्स तो तुमको 0 मिल रहा है। इधर की तरफ बात नहीं कर रहा, अभी नीचे फोर्स क्या है? 0। लेफ्ट राइट वर्ड जाओ या लेफ्ट वर्ड, दोनों ही तरफ जाओ, तो यहाँ पे R3 है, इधर भी फोर्स 0, इधर भी फोर्स 0, तो फोर्स इज 0। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द पोटेंशियल एनर्जी कर्व शोन इन फिगर। फाइंड करो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट पॉइंट ABCDE। तो फोर्स का पूछ रहा है और फिर बोल रहा है कि बता दो स्टेबल कहाँ पे है, अनस्टेबल कहाँ पे है, न्यूट्रल कहाँ पे है। तुम जानते हो फोर्स बराबर क्या होता है? -du/dr, यानी -du/dx क्या होता है? ये होता है निगेटिव ऑफ du/dx को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ ux ग्राफ। हम स्लोप देखेंगे ux ग्राफ का, तो वहाँ से हमको फोर्स मिल जाएगा। स्लोप कैसे देखते हैं किसी भी पॉइंट पे? स्लोप हम उस पॉइंट पे एक छूता हुआ टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं और उसका पॉजिटिव वाले x एक्सिस से एंगल बनाते हैं, और वो एंगल अगर 90 से छोटा तो स्लोप होता है पॉजिटिव, एंगल अगर 90 से बड़ा तो स्लोप होता है निगेटिव, और एंगल अगर 90 आ जाए तो स्लोप हो जाता है 0। चलो इसको देखेंगे। हमारे पास एक पॉइंट है B, ऐसा ग्राफ है, एक पॉइंट है यहाँ पे B। कुछ नहीं करेंगे, हम B पे एक टेंजेंट खींच देंगे ऐसे, और उस टेंजेंट का ये जो हमारा पॉजिटिव x एक्सिस है उससे एंगल देखेंगे ऐसा, ये एंगल देखेंगे थीटा। ये थीटा तुमको देख के पता चल रहा है, जो थीटा है जो B पे वो लेस देन 90 आ रहा है। देखो उल्टा तरफ से इधर से मत ले लेना,
हमेशा पॉजिटिव एक्स की तरफ से ही, यहाँ से ही जाएगा ऊपर। तो थीटा 90 से बड़ा है नहीं, छोटा है, तो स्लोप आएगा कैसा? पॉजिटिव। स्लोप अगर पॉजिटिव आएगा तो फोर्स क्या आएगा? फोर्स क्या होता है? स्लोप को एक निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फोर्स आ जाएगा निगेटिव। यानी तुम कह रहे हो अगर ux ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव आया तो फोर्स कैसा आएगा? एक निगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि फार्मूला में du/dr का माइनस होता है। ए वाले पॉइंट पे भी अगर तुम देखोगे तो मामला सेम है। यहाँ पे ए है, यहाँ भी जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे ही कुछ बनेगा। तो ए वाले पॉइंट पे और बी वाले पॉइंट पे सेम कहानी रहने वाला है। सी वाले पॉइंट पे देखो, यहाँ पे सी है, यहाँ पे तो इसका टेंजेंट खींचोगे तो ये रहा इसका टेंजेंट सी का। तो ये जो टेंजेंट सी पे है वो इस एंगल से कितना बनाएगा? ऑब्वियसली देख रहे हो ये 90 से ज़्यादा बना रहा है। तो स्लोप क्या आ जाएगा ग्राफ का? निगेटिव। स्लोप आ जाएगा तो जो सी पे टेंजेंट आया था उसका एंगल जो वो इधर वाले से बना रहा था 90 से ज़्यादा, तो स्लोप निगेटिव, तो फोर्स कैसा आएगा? पॉजिटिव। डी वाले पॉइंट पे फिर से वही कहानी है, यहाँ पे भी ऐसा जाएगा। ये लाइन यहाँ से लोगे तो ये ज़्यादा बनाएगा। और ई पे देखोगे तो ई पे कहाँ है? यहाँ पे देखो, ई जो पॉइंट है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसका लाइन टेंजेंट ऐसा बनेगा, तो वो हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो यानी थीटा क्या होगा? 0। स्लोप क्या हो गया? ई वाले पॉइंट पे 0, तो फोर्सो क्या हो जाएगा? 0। अब बात आता है तुम हमको स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का पोजीशन बता दो। स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का जगह बता दो। सिंपल सी बात है, जहाँ पे चलो ग्राफ बना ही देते हैं फिर से। ये ऐसा दिया हुआ है, ये था तुम्हारा बी, यहाँ पे दिया हुआ है 2, इधर लिखा हुआ है 4, ये सी, ये है ई, तो ई पे लिखा हुआ है 6 और यहाँ पे लिखा हुआ 8। ये एक्स, ये है यू। हमको बताओ ये किसका ग्राफ दिया है? ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया है एक्स के साथ। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ पे तुमको दिख रहा है? नीचे ई पे। पोटेंशियल एनर्जी जो मिनिमम दिख रहा है वो तुमको ई पे दिख रहा है। अब पोटेंशियल एनर्जी जो मैक्सिमम दिख रहा है वो कहाँ पे दिख रहा है? इस वाले पॉइंट पे, जिसका कुछ नाम नहीं दिया है, तो हम x बराबर 2 बोल देते हैं इसको। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिल रहा है x बराबर 2 पे, ई पे x का मान है x बराबर 6। तो जहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ये वाला नीचे की तरफ और मैक्सिमम तो ऊपर की तरफ, तो ये है मिनिमम पोटेंशियल और ये है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो जहाँ पे पहला मिनिमम मैक्सिमम देखने से पहले देखेंगे स्लोप 0 है कि नहीं। कभी भी ऐसा ग्राफ रहे तो तुम समझ जाना, ये जो टॉप पॉइंट रहता है यहाँ पे स्लोप आता है 0। क्यों? क्योंकि ये जो टेंजेंट है वो एक्स के साथ कैसा एंगल बनाता है? 0 डिग्री का एंगल बनाता है। ये दोनों ही पॉइंट जो है एक्स बराबर अगर 2 देखो और एक्स बराबर अगर 6 देखो, दोनों पॉइंट पे स्लोप तो 0 है, यानी du/dr 0 है। लेकिन अगर x बराबर 2 पे देखते हो तो du/dr तो 0 है, लेकिन डबल डिफरेंशिएशन कैसा है? पोटेंशियल मैक्सिमम है। पोटेंशियल मैक्सिमम जहाँ पे होता है वो सिंपली क्या हो जाता है? पॉइंट ऑफ मिनिमा। पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है वो हो जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल
इक्विलिब्रियम। अब पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे मिनिमम होगा वो हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। जहाँ पे ये जो इसमें कहीं पे भी तुमको पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट दिख रहा है क्या? नहीं, हर जगह चेंज हो रहा है। यहाँ से शुरू किया, ऊपर गया, नीचे गया, तो कांस्टेंट इज नो हुआ, कहीं नहीं मिला। तो न्यूट्रल वाला तो पॉइंट है ही नहीं। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का कोई पॉइंट, नो पॉइंट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ई वाला जो हो गया वो हो गया स्टेबल, ये वाला हो गया अनस्टेबल, और न्यूट्रल का कोई पॉइंट है नहीं क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट दिया ही नहीं। लेकिन अगर ग्राफ ऐसा होता है, इधर से ऐसे बढ़ा देते हैं, ये एरिया में ऐसा, तो यहाँ पे कांस्टेंट होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो ये स्टेबल ही न्यूट्रल कहला जाता है। एक और सवाल देख लो। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का, उसका इक्वेशन दिया है u बराबर ax² माइनस bx। तो हमको बोलता है ए बी जो है कांस्टेंट है, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम जानते हो, यहाँ पे फोर्स को होना पड़ेगा 0, यानी फोर्स होता है -du/dx, इसको होना पड़ेगा 0। तो सबसे पहले हमको du/dx निकाल लो, इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस बी, एक्स का हो जाएगा 1, तो 2ax माइनस बी आ गया du/dx का मान। तो इसको हमको रखना है 0, तो 2ax माइनस बी बराबर 0, तो x का मान आ गया b/2a। इक्विलिब्रियम पोजीशन हमने क्या बताया दिया, x बराबर b/2a। अब बोलता है ये जो पॉइंट है स्टेबल वाला है, अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है। तो ये निकालने के लिए हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे। ये क्या आ जाएगा 2a, दोबारा अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2ax का आ जाएगा 2, या b का आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन 0, क्योंकि b तो कांस्टेंट है। तो a क्या था, पॉजिटिव, यानी ये d2u/dx2 कैसा आया, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आता है तो ये पॉइंट ऑफ क्या आता है, मिनिमा, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, उस पॉइंट को हम कौन सा इक्विलिब्रियम बोल देते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। x बराबर जो b/2a का पॉइंट है वो कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। तो अब हमारे इस चैप्टर में बहुत ही कम बच गया है चीज़ जो हमको पढ़ना है, ठीक है। सो पावर पढ़ना है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ना है। मुश्किल से 20-30 मिनट का बचा हुआ है। दैट वी विल सी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।